नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ भारतीय पुलिस सेवा के छत्तीसगढ़ कैडर के एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर हैं जो इस समय बिलासपुर रेंज के आईजी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही तेज तर्रार, कॉम्पिटेंट और एक ऐसे अधिकारी जो जनता और प्रेस यानी चौथा स्तंभ मीडिया, इसके साथ एक बेहतर रिश्तों को रखते हुए आगे बढ़ने के पक्षधर हैं। वो अपने करियर के आरंभ से मुलाकात करिए। मेरे साथ हैं बिलासपुर रेंज के आईजी 1997 बैच के आईपीएस ऑफिसर दीपांशु काबरा जी। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका। धन्यवाद धन्यवाद बंसल न्यूज़ का भी मुझे जी इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। सर, हम थोड़ा सा यादों का झरोखा खोलते हैं और आपको पीछे ले जाते हैं। जहाँ तक मुझे ध्यान है और जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि आपकी आरंभिक स्कूलिंग नागपुर से हुई जी और वहाँ पर आप एक बहुत ही बातूनी और एक ऐसे विद्यार्थी के तौर पर जाने जाते थे जो पढ़ाई लिखाई में मेधावी और अपने शिक्षकों के प्रिय। तो थोड़ा सा मैं वो दरवाज़ा खोलता हूँ यादों का आपके लिए, और जहाँ एक सुब्बो दीदी भी हैं, सुब्बो लक्ष्मी, जो आपकी स्मृतियों में और आपके बैच की स्कूल की स्मृतियों में आज भी बनी हुई हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि शुरू से आप एक बहुत ही जीवंत और बहुत ही कम्युनिकेशन के धनी विद्यार्थी रहे। कैसे याद करते हैं नागपुर के उन दिनों को आप? नागपुर में मैं पहले माउंट कार्मल में पढ़ा चौथी तक। उसके बाद सरस्वती विद्यालय, ये एक तमिल एजुकेशन सोसाइटी का है, उसमें गया। और वहाँ पर पहले तो हम लोग एक छोटी स्कूल में थे, वहाँ पर सिंगल क्लास होता था। तो टीचर्स का बहुत प्रेम रहा मुझे 10वीं तक। मुझे याद है मुझे हर टीचर का चेहरा याद है, हर टीचर का नाम याद है। और सुब्बलक्ष्मी मैम, चूँकि उनको मैं ख़ास इसलिए करता हूँ कि वो मुझे प्रोत्साहित करती थी, प्रेरित करती थी। और किताबें पढ़ना, इंसाइक्लोपीडिया पढ़ना, और बाकी और लाइफ में मतलब स्टडीज़ के अलावा और भी चीज़ों में ध्यान करना, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। तो जिस तरह से जो आज मैं हूँ, तो मेरी काफ़ी सारा देन मेरे परिवार का, मेरे माँ बाप का, मेरे टीचर्स का भी है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे शिक्षा दी, क्या पढ़ना, क्या करें। कंपटीशन में जाने के लिए सिखाया। छोटपन से हम लोग चाहे क्विज़ होते थे, एलोक्यूशंस होते थे, डिबेट्स होते थे, उन सारे लोगों में वो मुझे प्रोत्साहित करते थे। कई बार मैं अटकता था, कई बार हम लोग बोल नहीं पाते थे, लेकिन उसके बाद भी वो हमको मगअप ये करते थे कि पुशअप करते थे कि आप आगे बढ़ो करके। तो ये सारी चीज़ें यादें हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे एक मित्र ने स्कूल की फ़ोटो शेयर करी। मैं गया था तो मैं पहले एक बार स्कूल में मिला था जब मैं भर्ती हुआ, वापस आ गया था यूपीएससी में। पर अभी लेटेस्ट में और काफ़ी बड़ा हो गया है स्कूल, काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो गया, जी। तो यादें तरोताज़ा हो गई थी और आपने वापस उनको रिफ्रेश कर दिया। किसी मनोचिकित्सक का ये भी कहना है काबरा साहब की 10 साल तक के पहले तक, वैसे तो ये कहा जाता है कि 6 या 7 वर्ष की आयु तक एक बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण हो चुका होता है, और उसके इस व्यक्तित्व निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं उसके माता पिता और उसके शिक्षक। तो आप इन दोनों के कंट्रीब्यूशन को कैसे याद करते हैं? अपने पिता के कंट्रीब्यूशन को, उनके सहयोग को, अपनी माताजी के सहयोग को, और किस तरह की एक अपब्रिंगिंग आपको मिली? क्योंकि बहुत ब्लेस्ड होते हैं वो लोग, बहुत भाग्यशाली होते हैं जो एक प्यार से भरा पूरा परिवेश पाकर बचपन में आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है निश्चित तौर पर आपको ये सौभाग्य मिला। आप एकदम सही बोल रहे हैं। मेरी मदर जो थी, वो बहुत ज़्यादा, वो पढ़ी ना भी थी, लेकिन हम लोग 4 भाई बहनों को उन्होंने जो भी शिक्षा दी वो हमारे पीछे पड़ती थी पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मेरी सिस्टर को डॉक्टर, मेरे बड़े ब्रदर को MBA LLB वगैरह उसने किया, मेरी छोटी सिस्टर भी फिजियोथेरेपिस्ट रही। और मुझे भी बचपन से मेरे माँ बाप ने दोनों, आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, उसके लिए रहा। माँ का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता था क्योंकि फादर बाकी काम में भी रहे, लेकिन शी वुड प्रेस अपॉन अस। तो इस तरह की नियमित पढ़ाई, कंटिन्यूस पढ़ते ही रहते थे।
और सारे लोग एक रूम था, उस स्टडी रूम था, उसमें हम बैठते थे। मेरे फादर, आज जो भी मेरी पर्सनालिटी है, मैं मेरे फादर का प्रतिबिंब हूँ, ऐसा मुझे लगता है। जो भी जिस तरह से खुश मिजाज हैं, वो बहुत सारे, अभी इज़ 80 और बहुत स्वस्थ हैं, और अभी वो अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर खुद चलाते हैं, सब जाते हैं। और वो एक चीज़ उन्होंने मुझे, वो निस्फिक्र हैं। कई हर आदमी के लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख सब सारी चीज़ रहती है। मेरे लाइफ में भी हुआ, आपके भी हुआ होगा, उनके भी रहा। और इतनी परेशानियों के बावजूद भी मैंने उनको कभी भी किसी तरह से परेशान होते नहीं पाया। वो हर चीज़ को एक पॉजिटिव स्ट्राइड में लेते हैं और आगे बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब और आगे अच्छा क्या कर सकते हैं। आई थिंक वही सारी चीज़ मुझ में भी आई। सर, इसी कार्यक्रम में हमने मध्य प्रदेश कैडर के सीनियर आईपीएस ऑफिसर पंकज श्रीवास्तव साहब से बात की थी। उनका ये कहना था कि लाइफ में युवाओं को 3 मौके मिलते हैं। पहला तो 11th या 12th जो भी कह लीजिए, उसके बाद दूसरा कॉलेज पूरा करने के बाद, और तीसरा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लेवल पर आप जाते हैं। और ये तीसरी बस अगर आपने पकड़ ली, 2 बस आप मिस कर गए हो, ठीक से नहीं पकड़ पाए हो, तो तीसरी बस अगर आपने पकड़ ली तो फिर आपका जीवन ठीक दिशा में चलता है। आपको वो मिडास टच कहाँ से मिला जिसने आपको अखिल भारतीय सेवा की तरफ मोड़ा, और आखिर आप उसमें कामयाब भी हुए और 1997 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस हुए? जी। इसमें ये था, चूँकि मेरे मन में पहले से था कि मुझे सिविल सर्विसेज जाना है। मैंने इंजीनियरिंग लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी केमिकल इंजीनियरिंग का कॉलेज था नागपुर से, वहाँ से करी। फाइनल ईयर में मैं और एक मेरा मित्र हैं संदीप डोंगरे, जो अभी मुंबई में हैं, और वो और एक और मित्र हैं, बिलासपुर में। हम तीनों लोग एक ट्रेन पकड़ करके, हमारे किसी के कोई परिचित नहीं था, हम तीनों लोग एक ट्रेन पकड़ करके दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में करोल बाग में एक संदीप के फादर के परिचित थे, उनके घर में हम जा कर के रुके, और वहीं से हमने कोचिंग वाजीराम एंड राव, जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, आजकल वाजीराम एंड रवि हो गया, उसमें ली। और मैं तो इंजीनियरिंग पढ़ा था, मुझे मालूम नहीं था कि क्या आगे करना है। और इंजीनियरिंग के साथ साथ मैंने एक कॉमर्स भी साथ साथ पढ़ लिया था। तो फिर मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट चुन लिया। वहाँ मिस्टर मिनोचा बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो मैंने वो सब्जेक्ट लिया। और संदीप ने साइकोलॉजी, और हमारे मित्र है उसने ज्योग्राफी लिया। और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग सब पास हो गए। सेकंड अटेम्प्ट, जो सेकंड फिर मेंस की एग्ज़ाम देनी थी, तो उसमें दूसरा सब्जेक्ट चुनना था। तो जो मेरा मित्र था रुपेश, उसका ज्योग्राफी सब्जेक्ट था, तो उसने बोला यार नए सब्जेक्ट क्या लोगे, मैं तुम्हें ज्योग्राफी मैं पढ़ा दूंगा, या हम कोचिंग भी ले सकते हैं, और तुम ज्योग्राफी ले लो। तो मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट ले लिया था। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया। फिर संदीप वापस चले गया था, मैं, रुपेश और हमारे 3 और मित्र हमको मिल गए थे। तो हम लोग सब मिल करके वहाँ पर कैंप एरिया में जो है मुखर्जी नगर में, वहाँ पर हम लोग सब साथ पढ़े। और मैं अकेला ही उस समय 5 में से मेंस निकाला। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया, और मेरा ऑल इंडिया 85th रैंक आ गया था। वाह, और उस समय जी थैंक यू। और उस समय ही फिर कंपलसरी हम लोगों को ज्वाइनिंग के लिए कर दिए थे। हम जैसे अभी अगर आपको इंडियन फॉरेन सर्विस या ये से अपनी मतलब ऊपर आना है, तो एग्ज़ाम आप 1 साल छोड़ सकते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम पे ये कंपलसरी हो गया था। तो फिर मैंने आईपीएस ज्वाइन किया, ट्रेनिंग की, और आज ये लंबा सफ़र तय करके आज यहाँ पर हूँ। निश्चित तौर पर आपके भीतर की जो प्रतिभा है, उसकी चमक हम सब ने देखी कि आपने पहले अटेम्प्ट में ही ये शानदार कामयाबी और ऑल इंडिया बेहतरीन रैंक के साथ आपने इसको हासिल किया। सर, कई युवा, बल्कि लाखों की संख्या में नौजवान इस कार्यक्रम को देखते हैं और वो जानना चाहते हैं, क्योंकि हम बार बार ये बात दोहराते हैं इस कार्यक्रम में कि सफलता पैरासीटामॉल की कोई गोली नहीं है सर दर्द मिटाने की, कि आपने निगल ली उसको और उसके साथ आप सफलता के पथ पर दौड़ चले। सफलता एक बड़ी ही जटिल चीज़ भी है और बहुत सरल चीज़ भी है। जिसको जो सफलता के पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है वही समझा सकता है।
आप क्या युवाओं से कहेंगे कि सफलता का मंत्र क्या है, कि जीवन की मस्ती भी हो, आनंद भी हो, तनाव से मुक्ति भी हो, और उसके साथ ही जो सपना आपने देखा है उसमें आप कामयाबी भी हासिल। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को गाइडेंस नहीं होता है। कई लोग इंजीनियर इसी के लिए बन जाते हैं क्योंकि सब लोग दे रहे हैं, इसके लिए वो इंजीनियरिंग में आ जाते हैं। फिर उनके पास पढ़ाई का समय नहीं रहता कि मुझे क्या पढ़ना है करके। वैसी इन सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का यही स्पिरिट है। देखिए, आपको अपने आप के लिए समझना पड़ेगा कि साहब मैं क्या यूपीएससी का मटेरियल हूँ, कि मैं स्टेट पीएससी के लिए मटेरियल हूँ, कि मैं बैंक पीओ का मटेरियल हूँ, कि मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मटेरियल हूँ, कि मैं बाकी और छोटी एग्ज़ाम्स का मटेरियल हूँ। वो आप अपने जब आप चलते हो तो वो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाती है। कई बार आप नीचे की एग्ज़ाम लेते हो, फिर बड़ी एग्ज़ाम्स के लिए भी आप तैयारी करते हो। तो ये मिस बहुत सारे लोगों को होता है कि उनको ये लगता है, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को भी देखा, मुझे देख करके कई और लोगों ने एग्ज़ाम्स किया। तो एक जन मेरा मित्र था जो बड़े मुश्किल से अपनी पास होता था, लेकिन उसके माँ बाप ने ये तय कर लिया था कि उसको भेजना ही है। मैंने उसको समझाया भी था कि मैंने बोला आप पहले एक चीज़ों को समझो। फिर देन ही वेस्टेड 2 years ऑफ हिज लाइफ, और उसने एग्ज़ाम दिया। तो मेरा ये मानना है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि वो क्या है। फिर उसके बाद में उन्होंने तैयारी करनी चाहिए। जो तैयारी जो वो करें तो वो फुल फ्लेज करें, कंसंट्रेट करके करें। और साइमल्टेनियसली जो इस तरह की सारी एग्ज़ाम्स हैं, इन सारों में वो एक आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को लेना चाहते हैं। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका क्या इंटरेस्ट है वो तो ठीक है, पर जो जनरल स्टडीज़ और इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो सारी एग्ज़ाम्स में होते हैं, जिसमें वो करंट अफेयर्स भी पूछते हैं आपसे, सिविक्स भी पूछते हैं आपसे, पॉलिटी भी पूछते हैं आपसे, ज्योग्राफी भी पूछते हैं आपसे, हिस्ट्री भी पूछते हैं। तो आपके लिए आपके लिए ब्रेन के लेफ़्ट और राइट दोनों भाग को कंपेयर, वो एनालिटिकल पूछते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इन सारों के लिए आपको वैसा दिमाग होना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी तैयारी होनी चाहिए। बार बार आपको ऐसे बहुत सारे चीज़ों को सॉल्व करना होगा। क्या ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं वो करिए, आपको कितना उसमें आ रहा है वो करिए। किताबें ले लें, किताबें पढ़ें, पिछले क्वेश्चंस पेपर देखें और फिर समझें। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर की एग्ज़ाम जाते हैं, उनका जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो बहुत मतलब वो तो लोग उसको ट्विस्ट कर देते हैं। तो अनलेस और अनटिल आपके पास उसका नॉलेज हो, मतलब ऐसा नहीं है ना कि आप याद करके चले जाएं और वहाँ पर रिप्रोड्यूस कर दें, जो हम लोग अमूमन स्कूलों की एग्ज़ाम में या 10वीं 12वीं में भी कर लेते हैं, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। यहाँ तो आपकी वो नॉलेज जानने के लिए वो ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि अनलेस और अनटिल आपको बेस नॉलेज नहीं होगा, आप उसको रिप्लाई नहीं कर सकते। सर, एक पुलिस अधिकारी का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और जितना भी मैंने अपने करीब करीब 26-27 साल के पत्रकारिता के जीवन में देखा, तो मैंने सबसे बेहतरीन आईपीएस ऑफिसर्स को पाया कम्युनिकेशन में, क्योंकि पब्लिक डीलिंग उनके लिए हमेशा बहुत बड़ा एक काम होता है। अब मुझे ये बताइए कि आम जनता के साथ संवाद टॉप हायरकी के ऑफिसर्स का बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये हायरकी निचले लेवल तक आना शुरू होती है, एसडीओपी तक भी मैं कहूँगा ये संवाद बेहतर होता है, लेकिन हम टीआई से फिर एसआई, एसआई से एएसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल लेवल पर आते हैं तो चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। काम का दबाव है, शिक्षा के स्तर की विभिन्नता है। पश्चिम की तरह या ब्रिटेन की तरह हमारे यहाँ ये नहीं है कि एक आरक्षक ही कमिश्नर तक जाता है। बहुत सारी चेंजिंग चीज़ें हैं। इसे आप किस तरह डिफाइन करेंगे? बहुत सही। आप जो जैसे जैसे हम लोग ऊपर लेवल पे आते हैं, मे बी जो स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है उसका फ़र्क पड़ता है, हमारी शिक्षा का फ़र्क पड़ता है, हमारी वैल्यूज़ का फ़र्क पड़ता है। ऑफ लेट हमारी कांस्टेबलरी, पहले हमारे कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल जो आ रहे थे वो काफ़ी अनपढ़ टाइप के थे, इसलिए आप देखेंगे कि हमें 8वीं 10वीं तक के भी सिपाहियों को लेते थे, क्योंकि वो उनका ये था कि आपको बात ज़्यादा जगह नहीं मिली है। तो अब जो कांस्टेबलरी आ रही है वो काफ़ी पढ़ी लिखी है, बीकॉम, बीएससी, कई बीटेक भी किए हुए लोग हैं। दूसरा जो आपने कहा कि जो वो हमारा कटिंग एज लेवल है, हमारा थाना, हम लोग कितने भी अच्छे हो जाएं ऊपर में, और अगर हमारा थाना है जहाँ पर हमारा इंटरेक्शन लोगों के साथ है, अगर वो सही नहीं होगा
तो वो हम लोग का जो डिलीवरी है वो सही नहीं कर पाएंगे हम, जो भी सारा काम कर रहे हैं। और वो जगह में हम रिसोर्स क्रंच रहते हैं, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है। पुलिस का जो काम का दायरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। साइबर क्राइम एक अलग विषय होगा महिलाओं के लिए, जो कि ये क्राइम्स बढ़ गए हैं और बहुत सारे नए क्राइम्स आ गए हैं। तो और जो जो लोग आ रहे हैं वो उस सोसाइटी के उस स्टेटस से आते हैं। और जो एक माइंडसेट आपने जो कहा कि जो पुलिस का एक माइंडसेट है, दैट वो माइंडसेट को चेंज करने में मुश्किल है। पर हमारे जैसे सीनियर ऑफिसर्स हम लोग लगे हैं उनमें बिहेवियरल चेंज लाने के लिए। मेरा हमेशा उनसे जब भी मैं जाता हूँ तो मैं अपने थाना प्रभारियों को और अपने स्टाफ को यही कहता हूँ कि आपका कोई परिवार का सदस्य किसी जगह जहाँ के आप रहने वाले हो उस थाने में जाए और उनके साथ जो आप व्यवहार लोगों से कर रहे हो वैसा व्यवहार उनके साथ उस थाने में हो, तो क्या आपको कैसा लगेगा। तो अगर आपको पसंद नहीं है तो आप भी जो व्यवहार कर रहे हो वो दूसरों के साथ मत करिए। तो हमारा ये मानना है कि जो हमारे पास आता है, जो मेरा मानना है सो है कि जो मेरे पास आता है शिकायत लेके, या मेरे एसपी के पास या एसडीओपी के पास या थाने में जो 80-90% लोग जाते हैं, देखिए जब तक वो बहुत डिस्ट्रेस में नहीं होगा, जब तक उसको बहुत ज़रूरी नहीं है, तब तक वो नहीं जाता। कुछ ही लोग होंगे जो झूठी शिकायतें और वो करते हैं, बट ज़्यादातर लोग जब बहुत डिस्ट्रेस में हैं तब वो वहाँ जाते हैं। संवाद अगर हम और अच्छा कर लेंगे लोगों से, तो हमारी जो 50% समस्या जो संवादहीनता की है वो वैसी ख़त्म हो जाएगी। आदमी को अच्छा ट्रीट करें, उसको बिठाएं, चाहे वो किसी भी स्ट्राटा का हो। मैं दूसरा एक और ये चीज़ बहुत लोगों अपने स्टाफ को कहता हूँ कि जो पहुँच जो मान लीजिए जिन जो इकोनॉमिक स्ट्रेटा से अच्छा है, मान लीजिए कार से उतरता है तो आप उसके प्रति व्यवहार दूसरा करने लग जाते हो। कोई रिक्शा से उतरेगा या रिक्शा वाला आ जाएगा तो आप उससे दूसरा करने लगते हो। तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट है वो आपका वहीं से कंप्लीट ज़ीरो होने लगता है। तो हम लोग को सबको एक पार लेकर के सबको एक जैसा अगर हम व्यवहार करें, कोई भी आए आदमी को बिठाइए, उसको सुनिए और फिर उसका निराकरण करिए। सर, एक बड़ा अहम पड़ाव ये भी होता है कि मीडिया से बातचीत किस तरह से हो जिससे कन्फ्यूजन्स के लेयर्स जो हैं वो जितने मिनिमम हों उतना अच्छा है। और मीडिया को ये एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है कि किस अपराध में क्या धारा है, जमानत नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, जिससे एक अगर पब्लिक परसेप्शन कुछ गलत बना है तो मीडिया उसको एलोबरेट करके ख़त्म करे। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पुलिस और मीडिया की वर्कशॉप्स निरंतर होनी चाहिए। जो कब जर्नलिस्ट हैं यानी जिन्होंने पत्रकारिता में कदम ही रखा है उनके साथ भी, मिडिल लेवल के जर्नलिस्ट के साथ भी और सीनियर्स के साथ भी। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि मीडिया कैन बी यूज्ड और शुड बी यूज्ड फॉर द पॉजिटिव थिंग्स। और दूसरा ये है कि हमें उनसे स्पष्ट होना चाहिए, सुस्पष्ट। जब हम क्लैरिटी रहेगी कि आप हमारे कहीं जाएंगे तो हमको सही इन्फॉर्मेशन होगी। और देखिए मेरा ये भी है कि जो मीडिया में जो लोग शहर में हैं या उनकी जानकारी रहती है, उनके अपने सोर्सेज रहते हैं, तो वो कोई ना कहीं जानकारी आ जाती है। वो आपसे कंफर्म करना चाहते हैं या आपको बाइट लेना चाहते हैं या कोई भी है। तो अगर हम इस क्लैरिटी को रखें, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, हमें अपना करना है। और अगर हम इंफॉर्मेशन दें, एक्सेप्ट फॉर जो एरियाज़ है जिसमें सेंसिटिव हो इंफॉर्मेशन जो कुछ है, और अगर कोई सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगती है कि उसका रेपरकेशन आगे किसी लॉ एंड ऑर्डर पे या अपराध में पड़ेगा, तो आई थिंक अगर हम मेरा ये मानना है और मेरा एक्सपीरियंस और मेरे इतने साल के पुलिसिंग के संबंध, आज भी मैं सारे लोगों से जुड़ा हूँ। तो अगर हम उनको बता भी दें कि अगर ये चीज़ है, ये आप प्लीज़ इसको छापिए मत या मत करिएगा, या इसको आप ओवर ब्लो नहीं करिए जैसा आपने कहा कि, तो उससे हमारे को दिक्कत होगी। तो हमेशा मुझे रहा एक आध दो वो हर इंस्टीट्यूशंस में रहते हैं, हर एक दो चार लोग उसको छोड़ करके, तो वो रहा। तो मुझे लगता है कि हमको मीडिया को अपने साथ ले करके और अपनी चीज़ों को बता के, और मीडिया का इस्तेमाल जो लोगों को जागरूक करना या इन पे इस तरह का इन्फॉर्मेशन देना, उस पर बहुत होता है। हम लोगों ने अभी जो पिछले सारे कार्यक्रम रहे उसमें काफ़ी किया। साइबर का जो हमने अभी अभियान चलाया था उसमें भी हमने काफ़ी यूज़ किया और लोगों ने हमें काफ़ी सराहा है।
तो मीडिया इज़ वन विच वी शुड एंड थोड़ी सी इश्यूज अब आजकल जो नए जो पोर्टल्स आ गए हैं एंड देर आर लॉट मैनी पीपल, हर एक लेवल पे छोटी छोटी जगहों में आ गया है, तो जो अब उसकी क्लैरिटी एक थोड़ी सी मुझे लगता है आनी पड़ेगी कि कैसे क्या अब हम उनको डील करेंगे। बट बाकी तो हमेशा मैं पारदर्शिता का वो रहा हूँ और मेरा ये मानना है कि अगर हम सही तरीके से अगर कोई सारी चीज़ करेंगे तो उससे लोगों को फ़ायदा ही होता है। रचना जी का जिक्र मैंने किया, जीवन संगिनी एक जीवन का बहुत अहम पड़ाव, प्रोफेसर हैं मैडम। ये अरेंज मैरिज रही सर, या ये एक अरेंज सॉर्ट ऑफ अरेंज रही जी? क्योंकि आपके चेहरे पर आपके समर्थक भी ये चीज़ मानते हैं, आपके फॉलोअर्स भी मानते हैं, कभी तनाव नहीं देखा लोगों ने? हाँ, कई सारे लोग रहते हैं, कई सारे तनाव देना चाहते हैं तो वो वापस खुद ही तनाव में रह जाते हैं। वन थिंग इज़ देयर, जी। मैं तनाव नहीं लेता, मैं अपने जूनियर्स को भी तनाव नहीं देता और वाह वाह। मे भी शायद वो मुझे इसलिए भी चाहते हैं और मैं उनकी मदद और उनको सपोर्ट करने के लिए रहता हूँ। और मेरा एक और मानना अपनी टीम वर्क का है, टीम एफर्ट्स का है। मैं सारे अपने एसपीज़ को और नीचे भी लोगों को टीम एफर्ट्स की बात करता हूँ। जब हम एक टीम रहते हैं तो कई कई किसी की कमी पेशियों को दूसरा दूसरा सपोर्ट करके निकाल लेता है। एंड एज़ फार एज रचना और मेरा एक बेटा है नीलांश, वो स्टैंडर्ड 12th में है, डीपीएस भिलाई में है। इन दोनों के लिए है देयर विल बीन अप्स एंड डाउन्स लाइफ में, और हम लोग छोटी छोटी जगहों में भी रहे, बड़े शहर के होने के बावजूद भी शी वॉज देयर विथ मी इन द थिक एंड थिन, और हम लोग अच्छे तरीके से रहें। बिल्कुल ठीक है, उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। ख़त्म कर रहा हूँ इस सवाल से। नीलांश जी एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हैं, जैसा मैं देख रहा था उनके बारे में कि 10th स्टैंडर्ड में उन्होंने 98.8 या 9, इतना शानदार आउटस्टैंडिंग उनका प्रदर्शन रहा। और जैसा आप बता रहे थे कि वो अपना करियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज की दुनिया का एक बहुत ही प्रभावी माध्यम है, जो जिसकी जिसकी दुनिया कैसी होगी इसकी तो अभी हम कल्पना ही कर रहे हैं, और वो उसमें अमेरिका जाकर अपनी फर्दर एडवांस स्टडी करना चाहते हैं। तो नीलांश जी के बारे में बताइए। मैं ये तो बिल्कुल नहीं पूछूंगा क्योंकि हर हौसले को उड़ने के लिए उन्मुक्त आकाश मिलना चाहिए, उनके लिए भी आपने पूरा उन्मुक्त आकाश दिया है, एक आदर्श अभिभावक की तरह आपने और रचना जी ने। नीलांश जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति उनका रुझान, क्योंकि इंजीनियर आप भी रहे हैं, तो क्या ये वो डीएनए है? यस, मैं नीलांश ने एक मार्क और बढ़ा लिया था उसका जब वो हुआ, तो ही स्कोर्ड 99 इन 10th CBSE। कमाल ही है। स्टॉप्ड इन 11th ऑल्सो अभी अपने डीपीएस स्कूल में, जी। और अभी 12th की एग्ज़ाम दे रहा है। दूसरा, उसने रीजनल मैथ्स ओलंपियाड्स भी पास किया, एनटीएससी भी किया, इज़ एनटीएससी स्कॉलर एज वेल। क्या तो बात। पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, उसकी मैथ्स एक काफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब इनफैक्ट जब मैं अपने आप से कंपेयर करता हूँ, मैं कई बार कहता हूँ कि भाई तू मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया है या है इस तरह की। जी जी। बट सो उसको मैं कोशिश करा था जब हम काउंसलिंग कर रहे थे कि क्या उसने आगे पढ़ना चाहिए क्या है, तो मेरा ये मूड भी था कि फाइनेंस का एक जो एंगल है, क्योंकि फाइनेंस का उसमें भी मैं उसको प्लान करा, लेकिन उसकी रुझान साइंस के प्रति बहुत ज़्यादा थी, और उसने काफ़ी अमेरिकन मैथ्स ओलंपियाड भी पास किया है, उसका एक लेवल तो बहुत अच्छा करता है। तो फिर हमने फिर उसको ये दिया कि वो अमेरिका जाए। अभी अपने उसने एग्ज़ाम्स जो उनके हैं वो सारी दी हैं, और वी आर वेटिंग कब रिज़ल्ट आएगा, कहाँ क्या होता है। और तो उसको आगे पढ़ने के लिए, जैसा आपने कहा कि भाई मैंने उसको वो स्पेस दिया कि वो खुद सोचे अपने, तो जो मैं स्टार्ट में आपसे जो डिस्कस कर रहा था वो यही है कि एट द एंड लोगों ने क्या कैरियर चुनना चाहिए, वो इस पर निर्भर करता है कि वो खुश किस में हो। जैसे आज मैं कई अफसरों को देखता हूँ जो पुलिस में आकर के खुश नहीं होते, कई अफसरों को देखता हूँ जो सिर्फ आईएएस में आकर के भी खुश नहीं है, उनको कोई और थॉट चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि हमको ये काम करना चाहिए। और जब हम वेस्ट देखते हैं तो वेस्ट में
वो लोग वही काम करते हैं जिसमें उनकी इच्छा है। मान लीजिए कोई फोटोग्राफर है तो वो फोटोग्राफी ही करना चाहता है, कोई लिबरल आर्ट्स में पढ़ना चाहता है तो लिबरल आर्ट्स ही पढ़ेगा, उसमें ही कैरियर करेगा। तो दैट इज़ वाई दे आर वेरी हैप्पी। और हमारे यहाँ क्या है कि हमारा मन कुछ और है, हमारे माँ बाप या हमारे पीयर प्रेशर्स हमको किसी और काम में दे देते हैं। मैं कई बच्चों को देखा हूँ जो कोई और उसमें होंगे तो वो इंजीनियर बन गए, इंजीनियर बन के अब उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो हमने नीलांश के लिए ये ओपन रखा था। मैंने उसको यही कहा है कि वो जो सोचे समझे और आगे अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें तो आदमी चेंज कर सकता है, मेजर्स भी बहुत सारे ले सकता है। तो मान लीजिए उसको मैथ्स अच्छा है तो मैंने उसे यही कहा है कि जो उसे पसंद है वो चीज़ वो करे, और जिस इसमें उसको आगे बढ़ना है तो रहे। इनफैक्ट अब ये कई बार हो जाता है कि हम लोग इस लेवल पे हैं कि हम लोग को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। कई सारी चीज़ें जो नए लेटेस्ट आ रही है, बच्चे लोग आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उनको बहुत सारी है। तो मुझे लगता है कि बच्चों पे छोड़ देना चाहिए, थोड़ा सा उनको गाइड ज़रूर करना चाहिए। जैसे मान लीजिए उसने कुछ कहा तो क्या ये सही है नहीं। अभिभावक का जो मैं काम बता रहा हूँ वो ये है कि इनको आप नर्चर करिए, लेट हिम फ्लाई। उसको विंग्स हैं, उसको पंख आए हुए हैं, पंख दे करके उसको एक उड़ान हमें दें और ये देखें कि वो लंबी उड़ान ले। अगर कहीं पर उसको मदद चाहिए हो तो फिर हम सपोर्ट करें, पर उसको अपना उड़ने दें तो वो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आपकी इस भावना को, और मैं आगे ये भी उम्मीद करता हूँ कि नीलांश जिस स्ट्रीम को, जो इस समय दुनिया की बहुचर्चित स्ट्रीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हो सकता है कि कल दीपांशु जी के साथ नीलांश छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग के लिए कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा इस्तेमाल करें कि सुदूर सरगुजा में या सुदूर बस्तर के किसी आदिवासी बहुल दूर दराज के गांव में एक आदिवासी अपने मोबाइल पर कुछ बोल रहा है, अपनी व्यथा और पीड़ा, और वो एफआईआर के तौर पर पुलिस हेडक्वार्टर में भी रिकॉर्ड हो रही है और कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में भी हो रही है। तो कौन जानता है, हमने एक भविष्य में कल्पना से झांकने की कोशिश की है, लेकिन हो सकता है ये कल्पना सच हो, और मैं तो विश करता हूँ कि ये बिल्कुल सच हो। बहुत धन्यवाद करता हूँ दीपांशु जी, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। अफसरनामा में इतना ही, अगली बार एक और अफसर को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।